नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के इस करंट अफेयर के वीडियो में। और आज का अपडेट जानने से पहले कुछ कल जो हमने करंट अफेयर लास्ट वीडियो में किए थे उससे रिलेटेड कुछ रिवीजन क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि ये करंट अफेयर हमेशा अपडेट रहे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स डिटेल हैं वो आपके वीडियोस में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको डिटेल जानना है तो प्लीज़ पिछले वीडियोस में जाएं और वहां से इसको चेकआउट करें। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया। पहला 31 मई, 1 जून, 2 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 2 जून को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी थी। पहला है रस्किन बॉन्ड, बी ऑप्शन है कृष्णा सोबती, सी मोहम्मद अब्दुल मनान और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये सी ऑप्शन सही है, मोहम्मद अब्दुल मनान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ की मंजूरी दी है। पहला है महाराष्ट्र, फिर मेघालय, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपका सही आंसर जो है वो है मेघालय। मेघालय को भारत सरकार ने 175 करोड़ की मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका सही आंसर होगा किरेन रिजिजू। तो नरेंद्र मोदी हैं, पीयूष गोयल हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं इन सभी के बारे में। किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीवी मोरो का निधन हुआ, वह कौन थे। जी हाँ दोस्तों, क्या वो लेखक थे, धावक थे, पत्रकार थे या इनमें से कोई नहीं। तो वो एक धावक थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में AESI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। एरोनॉटिकल साइंस ऑफ इंडिया किसे चुना गया। वो है संजीव घुटेरिया, सुमन गवानी, अनीता कोटवानी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, संजीव गुरेटिया। यहाँ पे ये छूट गया फ्रेंड्स, गुरेटिया, संजीव गुरेटिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, दूसरा है पीयूष गोयल, सी है नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके हो जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसमें पहला है वी ट्रांसफर, फिर शेयर इट, एक्स जेंडर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा, वी ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित की है। तो ये आपका इस ऑप्शन में हो जाएगा DRDO ने। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कीटाणु शोधन की इकाई विकसित की है अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा। तो दोस्तों ये था रिवीजन क्वेश्चंस। आप इसको घर पे भी करेंगे या आपको बहुत सारा इसमें याद भी होगा। तो आज का जो कमेंट क्वेश्चन है वो है आपके लिए। आज का कमेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएं और कल हम इसका सही आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले डेली लेटेस्ट वीडियो अपडेट की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आज क्या कुछ नया अपडेट है नेशनल कैटेगरी में। तो नेशनल कैटेगरी में सबसे पहला है कि राजस्थान करेगा स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार सभी गांवों में लोगों को किसी भी तरह के नशे की लत में पड़ने से बचने के लिए स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगी। 1 जून 2020 को स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
उन्हें निरोगी राजस्थान अभियान के तहत नियुक्त किया जाएगा और मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य मित्र 40 वर्ष से अधिक आयु के स्वस्थ व्यक्ति ही होंगे। यह दोस्तों राजस्थान क्या करेगी कि एक स्वस्थ मित्र का नियुक्ति करेगी, स्वस्थ मित्र का, और ये उन्हें निरोगी राजस्थान अभियान के तहत नियुक्त किया जाएगा। और वो क्या करेगी, गांव-गांव में जा कर के जितने भी संक्रमित लोग हैं या फिर बीमारी उनके बारे में जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे, या अगर कोई ऐसा उनको सूचना मिलता है तो वो सरकार को अपडेट करेंगे। राजस्थान से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने वीडियोस में डिस्कस कर दिया है पिछले, वहाँ जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। रोहित शर्मा, अगला अपडेट आ रहा है कि रोहित शर्मा IIFL फाइनेंस ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। जी हाँ दोस्तों, IIFL की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस कंपनी। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस कंपनी जो कि 17 अक्टूबर 1995 में फाउंड आउट हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी। और इसका जो बिजनेस का एरिया है, अगर बताते चले आपको कि इसका 2366 ब्रांचेज हैं और 500 से ज़्यादा शहरों में इसकी बिजनेस फैले हुए हैं। ये होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और जितने भी प्रकार के आपके लोन हैं छोटे बिजनेसमैन या बड़े बिजनेसमैन को ये प्रोवाइड करता है। और इसके तत्काल जो CEO हैं वो हैं सुमित बाली, वो CEO भी हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो IIFL से इतने सारे आपको जानकारी बन रहे हैं। तो रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस के साथ अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। सीमित ओवरों के प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान होने के अलावा रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी रखते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उनका रिकॉर्ड भी है स्कोर का। वह एक दिवसीय मैचों में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 4 बार विजेता कप्तान भी रहे हैं। अगला अपडेट है वो है पंजाब से कि पंजाब ने शुरू किया महीने भर की जागरूकता अभियान। जहां दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने का अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो मिशन फतेह का हिस्सा है, पंजाब के लोगों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक लड़ाई बनाने के लिए कार्य करेगा। अभियान के हिस्से के रूप में गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम लोग पंजाब की तो देखते हैं कि पंजाब में से क्या कुछ हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिशन फतेह क्या है। यहाँ पे आपने देख रहा होगा कि लिखा हुआ है कि मिशन फतेह क्या है। तो कोरोना वायरस के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया था। इस गीत में वायरस को हराने और पंजाब को बचाने के लिए और अनुशासन का संदेश भी उस गाने के थ्रू दिया जा रहा था। बात करें अगर पंजाब की कि ये पंजाब क्या होता है, तो पंजाब 2 पर्शियन वर्ड से मिलके बना है। एक है पंज और दूसरा है आप। पंज का मतलब 5 यानी कि 5 और आप का मतलब वाटर यानी कि पानी, यानी कि 5 नदियां यहाँ आके मिलती हैं, ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। यहाँ के गवर्नर VP सिंह बदनौर हैं और यहाँ के CM आपके जो हैं ये अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ आपको इससे रिलेटेड, पंजाब से रिलेटेड इतनी ही जानकारी मिल पाएगी। और ये आप जो भी स्क्रीन पर देखेंगे पंजाब का ये है, यहाँ भारत में इसका स्थान है, ये पाया जाता है। फर्स्ट गवर्नर अगर पंजाब की बात करें कि पहले गवर्नर कौन थे, अभी गवर्नर है VP सिंह बदनौर, जो कि मैंने बताया। अगला अपडेट है कि भारत की एक रिपोर्ट में 13वें स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप लिंक के अनुसार भारत 2019 में 17वें स्थान से नीचे आ गया है और 2020 में 100 देश में से 23वें स्थान पर है। तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत को उभरते हुए पारिस्थितिकी तंत्र जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, ब्राज़ील, डेनमार्क आदि से भी पीछे रखा गया है। रैंकिंग में सबसे आगे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल है। अगला अपडेट है, केंद्र ने उड़ीसा के लिए
812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने 2020 और 21 वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पिछले साल मिशन के लिए 297 करोड़ रुपए मंजूरी दिए थे। उड़ीसा में 81 लाख ग्रामीण परिवारों में से राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के दौरान 16.21 लाख घरेलू कनेक्शन और 2024 तक 100% घरेलू नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। अगला अपडेट है जल जीवन मिशन से ही कि अरुणाचल प्रदेश को वार्षिक कार्य योजना। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है। राज्य ने मार्च 2023 तक सभी परिवारों को 100% नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र ने 2020-21 में जल जीवन मिशन JJM के तहत राज्य के लिए 255 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला अपडेट है दिल्ली से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ऐप लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली पड़े हैं यह जानने में लोगों को मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप को प्रतिदिन 2 बार अपडेट किया जाएगा, एक सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे, ताकि लोग अस्पतालों की नवीनतम स्थिति से अवगत हों। अस्पतालों में खाली बेड की नवीनतम स्थिति प्राप्त करने के लिए www.delhifighterscorona.in पर एक वेब पेज भी बनाया गया है। इससे आप वहां उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो 3 जून को यानी कि कल तूफान निसर्ग आया था। निसर्ग के बारे में मैंने डिटेल जानकारी पिछले वीडियोस में दी थी 3 तारीख वाली, उसमें आप जाके इसको समझ सकते हैं। गंभीर चक्रवात तूफान निसर्ग अलीबाग में आने की संभावना थी। यह इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। अगला जो अपडेट है वो है अमृतसर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 2 जून 2020 को केंद्र ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में सुल्तानपुर लोधी गोइंदवाल साहिब खंडेर साहिब के मध्य से एक नकोदर से अमृतसर सिटी के लिए एक नई ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी का विकास की घोषणा की गई है। अमृतसर ने गुरदासपुर तक की सड़क को भी पूरी तरह से विकसित किया जाएगा और पूरी तरह से सिग्नल फ्री बनाया जाएगा, यानी कि आपका स्पीड वहाँ बढ़ जाएगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, आप बहुत कम समय में दूरी तय कर सकते हैं। और इसके साथ नकोदर से गुरदासपुर की ओर यात्रा करने के लिए विकल्प भी होंगे। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पहला अपडेट है वो है IIT BHU अनुमोदित ड्रग्स का पुनः इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ दोस्तों विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड IIT BHU वाराणसी में अनुसंधान के लिए समर्थन को मंजूरी दे दी है, ताकि फास्ट ट्रैक एंटी SARS-CoV-2 दवा अणु के लिए उपलब्ध और अनुमोदित दवाओं से मुख्य यौगिक का पहचान की जा सके। प्रोफेसर विकास कुमार दुबे का अनुसंधान समूह SARS-CoV-2 के खिलाफ ड्रग बैंक यानी कि ड्रग बैंक FDA द्वारा अनुमोदित दवाओं यौगिक का एक डाटाबेस है। इसकी खोज करके नए ड्रग उम्मीदवारों को विकसित करने पर काम कर रहा है। अब इसके साथ ही हम बताते चले आपको, ये कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है, वो है आपका ड्रग बैंक। ड्रग बैंक FDA क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, FDA की अगर बात करें तो यह फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका फुल फॉर्म होता है FDA का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज द्वारा संचालित होता है और इसका हेड क्वार्टर मरीनलैंड USA में है और इसकी स्थापना 30 जून 1906 को हुई थी। इसका काम पब्लिक हेल्थ और कॉस्मेटिक, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, फूड सप्लाई, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का नियंत्रण करना, उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने का जिम्मेदारी इसी का होता है। अगला है जम्मू DC ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, DC जम्मू सुषमा चौहान ने औपचारिक रूप से मोबाइल अनुप्रयोग के साथ IT सक्षम समाधान लॉन्च किया है। वे जम्मू रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों के व्यवस्थित रिकॉर्ड रखेंगे और उन्हें कोविड-19 परीक्षणों के परिणाम के बारे में सूचित करेंगे। रेलवे स्टेशन पर एक नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम के आधार पर मोबाइल ऐप के माध्यम से इकट्ठा किए जा रहे डाटा की जानकारी भी रखता है।
फ्रेंड्स, इंटरनेशनल अपडेट की बात करें तो उसमें सबसे पहला आ जाता है यूएनएससी ने एक संकल्प को अपनाया। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि यूएनएससी क्या होता है, यानी कि ये जो कीवर्ड है यूएनएससी ये क्या होता है। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। फ्रेंड्स, इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, यानी कि 5 अस्थायी होंगे और 10 अस्थायी होंगे। और 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो है चाइना और फ्रांस, रसिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। बाकी 10 जो नॉन परमानेंट हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत इसका 7 बार यानी कि 14 साल, ये 7 बार चुना गया और 14 साल इसने उसमें वर्क किया है। इसी से संबंधित एक वर्ड आ जाता है G4, यानी कि जैसे G7 है ना, G7 जिसको अभी ट्रंप G11 या G10 करने वाले हैं तो विचार कर रहे हैं, तो उसी में क्या आता है G4। यह इसमें ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान ये चारों आते हैं और ये चारों यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसमें ये G4। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मई 2021 तक दक्षिण सूडान में हथियारबंदी और लक्षित व्यक्तियों यानी कि निर्देशित व्यक्तियों के लिए यात्रा प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंधों का विस्तार करने का संकल्प लिया है। परिषद ने अतिरिक्त रूप से 15 दिसंबर 2020 तक किए जाने वाले उपायों की मध्यावधि समीक्षा की और समायोजन के उपायों पर विचार करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है। जी हाँ दोस्तों, ये जो यूएनएससी है इसने क्या किया है कि जो दक्षिण सूडान है वहाँ हथियार बंदी कर दिया है और कुछ इसके गिने चुने व्यक्ति हैं जो इसके टारगेट में उसकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अगला अपडेट है कि विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित कर दिया। साइकिल चलाने के लाभों पर जोर देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साइकिल चलाना न केवल किसी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर हेल्थ अपडेट की बात करें तो सबसे पहला अपडेट है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि DIAT, चलिए देख लेते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम हो चुके हैं। पुणे में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कोविड-19 डिटेक्शन टूल विकसित कर दिया है। यह संक्रमण की पहचान करने के लिए रोगियों की छाती यानी कि चेस्ट का एक्सरे का उपयोग करता है। संदिग्ध रोगियों के चेस्ट एक्सरे को इस AI उपकरण पर अपलोड किया जा सकता है जो तुरंत कोविड-19 या अन्य प्रकार के श्वसन विकारों के कारण किसी भी असामान्यता की पुष्टि करता है। दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कई बार। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी विकसित कर दिया गया कोविड-19 का पता लगाने के लिए। इसमें जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं या जिस पर आपको डाउट है तो सबसे पहले आप उसके चेस्ट का क्या किया जाएगा कि एक्सरे किया जाएगा और एक्सरे करने के बाद AI पर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड करने के बाद वो सांस संबंधी प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो तुरंत उसकी पुष्टि कर देगा। अगला अपडेट है कि लेह DC ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में लेह जिला उपायुक्त सचिन कुमार ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह मृत कोविड-19 पॉजिटिव केस के शरीर को सौंपने में अनियमितताओं से निपटने में हुई गड़बड़ियों की जांच करेगा। कोविड-19 संदिग्ध को संभालने के लिए प्रोटोकॉल में एक गंभीर चूक ने लेह जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम में बरती जाने वाली सभी सावधानियों को रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, लेह लद्दाख में 3 सचिन उपायुक्त वहाँ के हैं। सचिन कुमार जो कि जिला उपायुक्त हैं, उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें क्या किया जाए कि जो भी संक्रमित व्यक्ति कोविड-19 से जिसकी मौत होगी और उसमें जो भी गड़बड़ियाँ हुई होंगी उसके निपटारा के लिए, उसको चेकआउट करने के लिए ये बनाई हुई है। अगला अपडेट है स्वास्थ्य मंत्रालय एक रैप गीत जारी किया है। जहां दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक ऐप
लॉन्च किया है, जिसमें रैप गीत जारी किया गया है, जिसमें लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना किया गया है, क्योंकि कोविड-19 लार के माध्यम से फैल सकता है। 1 मिनट 25 सेकेंड की वीडियो क्लिप बताती है कि सार्वजनिक स्थानों पर क्यों नहीं थूकना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि धुआं रहित तंबाकू के सेवन के बाद थूकने से कोविड-19 का प्रसार हो सकता है। आप ये जो फिगर देख रहे हैं वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो 22 मई को WHO के चेयरमैन बने। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो अपडेट आ रहा है वो है अमित पिंगल खेल रत्न के लिए नामांकित किए गए हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI ने अमित पिंगल और विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। पिंगल 52 किलोग्राम जो एशियाई खेल चैंपियन भी हैं, उन्होंने अब तक कोई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं जीता है, क्योंकि अनजाने में 2012 में डोपिंग करने के मामले में दोषी पाए जाने के कारण चयन समिति ने उनके नामों पर विचार नहीं किया था। राष्ट्रमंडल एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णन ने 2012 में अर्जुन पुरस्कार जीता था। BFI ने अर्जुन पुरस्कारों के लिए लवलीना बोरगोहिन, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक की ये तीनों जोड़ियों को भी नामांकित किया है। इस नॉमिनेशन में अगर बात करें हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो पिछले करंट अफेयर में हम इसकी बहुत बार चर्चा किए हैं। ये 1991 में शुरू किया गया था और इसमें विजेता को 7,50,000 रुपये धनराशि के रूप में दिया जाता है। लास्ट जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो 2019 में दीपा मलिक, जो कि तैराकी और मोटर रेसलिंग से संबंधित हैं, मोटर रेसिंग से, और बजरंग पुनिया को मिला था, जो कि एक फ्री रेसलर्स के रूप में खेलते हैं। इनको लास्ट टाइम 2019 में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और इसके लिए अब इन लोगों को नॉमिनेट किया गया है, और इसके पहले रोहित शर्मा को भी इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। इकोनॉमी अपडेट में सबसे पहला अपडेट है कि NIIFL की अगर हम बात करें तो नेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। भारत सरकार द्वारा 2015 में राज्य के स्वामित्व वाली निधि की स्थापना की गई। इसका मुख्य लक्ष्य होता है बुनियादी ढांचों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करके आर्थिक प्रभाव को अनुकूल बनाना। और आईना जो आप देख रहे हैं कि ये NIIFL तो मैंने बता दिया। आईना भी क्या है कि अब मेगावाट बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने में काम करती है, आईना पावर। और साथ ही इनकन की अगर बात करें तो ये रेल मंत्रालय भारत सरकार की है और यह भी उसी क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में भी काम करती है। तो इसने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की खोज के लिए NIIFL और आयना रिन्यूएबल पावर के साथ समझौता किया है। NIIFL और इरकॉन बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के दौरान रणनीतिक साझेदारी के मूल्यांकन करेंगे और समझौते के अनुसार संयुक्त उपक्रम या कंसोर्टियम व्यवस्था के माध्यम से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की पहचान, बोली लगाने और निष्पादित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। अगला अपडेट है वो है उबर ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च की। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें उबर की उबर क्या होते हैं, तो उबर के सीईओ हैं दारा खोसरोही शाह और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA। इसके संस्थापक ट्रेविस कालानिक और गैरेट कैंप हैं। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय राइड हेलिंग कंपनी है जो कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिनमें राइड शेयरिंग, फूड डिलीवरी, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर के साथ माइक्रो मोबिलिटी व्यवस्था भी शामिल है। उबर ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, JMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। जी हाँ दोस्तों, इसने 3 एयरपोर्ट दिल्ली और हैदराबाद, बेंगलोर, तीनों एयरपोर्ट के साथ साझेदारी कर ली है। यह अत्याधुनिक उपकरणों और कीटनाशकों का उपयोग करके हर यात्रा के पहले कारों को कीटाणु रहित करने के लिए उबर सैनिटाइजेशन हब स्थापित करेगा। उबर भी संपर्क रहित कार यानी कि नॉन कॉन्टेक्चुअल प्रविष्टि और सवारों के लिए निकास सुनिश्चित कर रहा है। अगला इसमें है कि फेसबुक और सारेगामा के बीच लाइसेंसिंग समझौता है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक आजकल बहुत सारी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है। अभी फिलहाल में उसने कोलैब के साथ किया शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए।
अभी सारेगामा के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो और अन्य सामाजिक अनुभवों के लिए अपने संगीत को लाइसेंस देने के लिए सारेगामा ने फेसबुक के साथ एक वैश्विक समझौता की घोषणा की है। यह साझेदारी उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स को अपने सामाजिक अनुभवों जैसे वीडियो, कहानियों को संगीत, स्टिकर और अन्य रचनात्मक सामग्रियों के माध्यम से जोड़ने के लिए संगीत के एक विस्तृत विविधता से चुनने की अनुमति देगा। लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल में गाने भी जोड़ सकेंगे। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट अपडेट में आपका जो पहला है वो है LVB के CEO को मिला विस्तार, यानी कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। LVB यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक। RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO सुब्रमण्यम सुंदर के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह श्री सुंदर को दिया गया दूसरा विस्तार है, यानी कि इससे पहले भी 1 जनवरी 30 अप्रैल से MD CEO ये थे, यानी कि पहले भी इनका विस्तार किया गया था और इस बार भी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 1 जून 2020 को बोर्ड ने उनका कार्यकाल 30 नवंबर तक एक नए CEO की नियुक्ति जो भी पहले होगा उस तक बढ़ा दिया गया, यानी कि जब तक कोई नया CEO नहीं मिल रहा है तब तक इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। अगला अपॉइंटमेंट है कि CV जॉर्ज कुवैत में भारत के अगले राजदूत होंगे। दोस्तों, अगर राजदूत और उच्चायुक्त की बात की जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए उच्चायुक्त और एक बात की जाए एम्बेसडर, यानी उच्चायुक्त और राजदूत और उच्चायुक्त की अगर बात कर दी जाए तो फ्रेंड्स, जो उच्चायुक्त होते हैं वो उन देशों में अपॉइंट होते हैं जो देश कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हों, जो देश कभी कॉमनवेल्थ हो या ब्रिटिश के गुलाम रहे हों, वहाँ उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है और बाकी देशों में यह एम्बेसडर यानी कि राजदूत नियुक्त किया जाता है। तो 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी CV जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। उम्मीद है कि जॉर्ज जल्द ही अपना नया कार्यभार संभाल लेंगे। कुवैत में वर्तमान भारतीय राजदूत के जीव सागर मई 2020 के अंतिम सप्ताह में रिटायर्ड हुए। अगला अपॉइंटमेंट अजय चौधरी REC में निदेशक। REC की अगर बात की जाए तो उसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन। जी हाँ दोस्तों, REC लिमिटेड भारत सरकार का नवरत्न PSU और भारत के सबसे बड़े पावर फाइनेंसरों में से एक है। इसने 1 जून 2020 से निदेशक यानी कि वित्त के पद पर अजय चौधरी की नियुक्ति की घोषणा की है। उन्होंने नववर्तमान निदेशक अजीत कुमार अग्रवाल के रिटायर्ड होने पर नियुक्त किया है, यानी कि अभी तक ये जो हैं वो जो इसके निदेशक हैं वो अजीत कुमार अग्रवाल थे। उनके रिटायर्ड होने पर अजय चौधरी आएंगे। REC में शामिल होने से पहले उन्होंने PGCIL, दोस्तों PGCIL का फुल फॉर्म होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और NHPC का फुल फॉर्म होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को विकसित करने के काम में ज़्यादा योगदान देता है, यानी कि यह पानी से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करता है। इसके साथ REC में उन्होंने इससे पहले काम किया है। अगला जो अपॉइंटमेंट है वो है चंद्रशेखरन CICT। जी हाँ दोस्तों, CICT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। डॉक्टर R चंद्रशेखरन को केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान CICT 2008 में चेन्नई से कार्य करना शुरू करने के बाद पहले अस्थायी निदेशक नियुक्त किया गया। वह तमिल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मुल्लीपुरम कंगेयम के सहायक प्रवक्ता हैं। वह 3 साल की अवधि के लिए पदभार संभालेंगे। अगला अपॉइंटमेंट प्रदीप कुमार इस्पात मंत्रालय में सचिव। जहां दोस्तों एक आधिकारिक बयान के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। श्री त्रिपाठी बिनोय कुमार की जगह लेंगे जो 31 मई 2020 को रिटायर्ड हुए। इस कार्यभार से पहले वह क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग
DOPT में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। अगला जो अपॉइंटमेंट है वो है आदेश कुमार गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा खबर है कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने, यह एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, JP नड्डा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर आदेश कुमार गुप्ता को मनोज तिवारी की जगह पार्टी की दिल्ली की इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है। श्री मनोज तिवारी को 2016 में भाजपा दिल्ली यूनिट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा श्री नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ राज्य अध्यक्ष और S टिकेंद्र सिंह को मणिपुर राज्य प्रमुख के रूप में नियमित किया है। अगला अपॉइंटमेंट गायत्री कुमार UK भारत के उच्चायुक्त। देखिए, मैंने बताया था कि उच्चायुक्त और जो राजदूत हैं उनमें क्या अंतर है। तो राजनयिक गायत्री कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत की अगली उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। श्री कुमार 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। वर्तमान में सुश्री कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारतीय राजदूत के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने दिल्ली में मंत्रालय के मुख्यालय में अमेरिका के विभाजन में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। तो इस वीडियो में लास्ट अपडेट बस इतना ही। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।